अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा आर्टिकल है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, जिनमें डिफॉर्मेशन आपने पढ़ी, जिसमें इलास्टिसिटी पढ़ी, प्लास्टिसिटी पढ़ी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, कांस्टेंट्स एंड ऑल दैट। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है सॉलिड्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी क्या होती हैं और ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हम सॉलिड्स को कितनी कैटेगरीज में तकसीम कर सकते हैं। जो 17 चैप्टर का पहला आर्टिकल था दैट वाज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। उसमें आप लोगों ने सॉलिड्स को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया था, दैट वाज क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस एंड पॉलीमर्स। तो आज हम लोग सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बिना पर जो है उनकी क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो जो सॉलिड्स हैं वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बिना पर 3 कैटेगरीज में तकसीम किए जा सकते हैं, दैट इज़ कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। आप लोग ये 9th-10th में भी पढ़ते आ रहे हैं। तो ये एक शॉर्ट आर्टिकल है, शॉर्ट के लिए, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs एज वेल। तो इसको जो है वो बिल्कुल भी भूलना नहीं है और इसको बहुत अच्छे से आप लोगों ने तैयार करना है, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यूज़ हैं जो MD कैट के लिए, ई कैट के लिए या आपके बोर्ड के पेपर में जो है वो आ सकती हैं। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कंडक्टर्स वो सॉलिड्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। बेसिकली दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करते, इनमें से बिजली गुजर ही नहीं सकती। एंड व्हाट अबाउट सेमी कंडक्टर्स, दीज आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स सेमी कंडक्टर्स वो होते हैं कि जिनमें कभी इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है और कभी नहीं गुजर सकती। इसको हम बाद में लेटर ऑन जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कभी इलेक्ट्रिसिटी क्यों गुजरती है और कभी जब नहीं गुजरती तो क्यों नहीं गुजरती। ठीक है। कंडक्टर्स जो हैं इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्ट करने की सलाहियत। तो इनकी कंडक्टिविटी जो है वो 10 की पावर +7 होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और कंडक्टिविटी का जो यूनिट है ओम मीटर होल इन्वर्स है। ये जो कंडक्टिविटी का आर्टिकल है बेटे, ये हम लोग डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल गो टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 13। तो इसलिए परेशान नहीं होना कि ये ओम मीटर इन्वर्स कहाँ से आ गया, तो ये हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे। सॉलिड्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो इंसुलेटर्स की वो होती है 10⁻⁻10 से लेकर 10⁻⁻20 ओम मीटर इन्वर्स होल इन्वर्स। और जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो 10⁻⁻6 से 10⁻⁻4 ओम मीटर होल इन्वर्स की होती है। अब आ जाती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का मतलब है रेजिस्ट करने की सलाहियत। रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसको भी हम लोग 13 चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ 10⁻⁻7 ओम मीटर। इन केस ऑफ इंसुलेटर्स दिस रेजिस्टिविटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻10 to 10⁻20 ओम मीटर। और इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स इट इज़ 10⁻4 to 10⁻6 ओम मीटर। और लास्ट में जो है आप लोगों ने, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 नंबर के डेफिनेशन में या 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन के साथ और चीज़ों के साथ एग्जांपल का लिखना बहुत ज़रूरी है। तो वी हैव टू गिव द एग्जांपल्स एट द एंड। तो कंडक्टर्स की एग्जांपल आपने दे देनी है, कॉपर, सिल्वर, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स में आप लिख सकते हैं वुड, ग्लास एंड डायमंड। और सेमी कंडक्टर्स में जो है वो आप लिख सकते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के एग्जाम्पल आप बड़े आराम से दे सकते हैं। इट वॉज शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज इम्पॉर्टेंट फॉर MCQs, तो ये आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेना है। अब हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी क्या होती है, बेसिकली एनर्जी के बैंड्स बनते हैं और उसकी बिना पर जो है वो हम लोग एटम्स के अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन होती है उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं बेटे, एक बात आप लोगों को आज तक में भी किसी ने ना बताई हो। हम लोग हमेशा एटम बनाते हैं, जैसा कि ये बना हुआ है, ये ब्लैक सर्कल्स आप लोग देख रहे हैं। नील बोर ने ये कहा था कि एक एटम के सेंटर में पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है और उसके साइड्स पर जो है वो उसके इर्द गिर्द शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड करते हैं। ठीक है, आप लोग अब तक यही पढ़ते आ रहे हैं कि यही ऑर्बिट्स होते हैं। हम इन ब्लैक कलर के ऑर्बिट्स को कहते हैं परमिसिबल ऑर्बिट्स, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स को परमिशन है टू रिवॉल्व। ठीक है, एक बात जो मैं अब आपको नहीं बताने वाली हूँ, इन परमिसिबल ऑर्बिट्स के दरमियान में और भी ढेर सारे ऑर्बिट्स होते हैं, बट वो परमिशन नहीं होती उनमें इलेक्ट्रॉन्स को कोई रिवॉल्व कर सकें। इसीलिए हम उन ऑर्बिट्स को ना तो बनाते हैं और हम उन ऑर्बिट्स को कहते हैं फॉरबिडन ऑर्बिट्स।
फॉरबिडन का मतलब छुपे हुए ऑर्बिट जिनको हम लोग मोस्टली डिस्कस नहीं करते। तो ये एक न्यू चीज़ होगी होपफुली आपके लिए। तो ये आप लोगों ने जान लेना है इस आर्टिकल को समझने के लिए कि ऑर्बिट्स दो तरह के होते हैं, परमिसिबल ऑर्बिट्स एंड फॉरबिडन ऑर्बिट्स। परमिसिबल ऑर्बिट्स वो ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स को परमिशन होती है टू रिवॉल्व अराउंड, जिनमें वो घूम सकते हैं। एंड फॉरबिडन ऑर्बिट्स वो ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स को इजाज़त नहीं होती वो रिवॉल्व कर सकें। अब देखें, जैसे हर परमिसिबल ऑर्बिट का अपना अपना एनर्जी लेवल होता है, बिल्कुल इसी तरह से हर फॉरबिडन ऑर्बिट का भी अपना अपना एनर्जी का लेवल होता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट एन आइसोलेटेड एटम। ये एक आइसोलेटेड एटम है, ये अकेला एटम है, इसने अभी सॉलिड नहीं बनाया। ठीक है, तो पहले हम इस आर्टिकल में कुछ जो हैं डेफिनेशंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जो है ना इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे मज़ीद। तो सबसे पहले पॉइंट आता है एनर्जी लेवल क्या होता है। एनर्जी लेवल को समझने के लिए आपको एक सिंगल आइसोलेटेड एटम लेना है। ठीक है, द पॉसिबल डिस्क्रीट अमाउंट्स ऑफ एनर्जी विच अ बाउंड इलेक्ट्रॉन कैन हैव इन एन एटम। एक एटम में बेटे याद रखें, एक एटम के परमिसिबल ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है वो बाउंड होता है, वो वहाँ से निकल नहीं सकता। उसको निकालने के लिए आपको बाहर से किसी भी इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवानी पड़ती है ताकि वो एनर्जी लेकर यहाँ से निकल जाए। ठीक है, तो एक आइसोलेटेड एटम है, उसके अंदर जो परमिसिबल ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है दैट इज़ कॉल्ड बाउंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये बाउंड इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में बैठा होगा, ब्लैक कलर के ऑर्बिट्स में, हर एक ऑर्बिट की अपनी अपनी एनर्जी का लेवल है, अपनी अपनी एनर्जी डिस्क्रीट अमाउंट में मौजूद है। डिस्क्रीट का मतलब डेफिनेट अमाउंट में एनर्जी जो है वो मौजूद है। तो हम इन तमाम परमिसिबल ऑर्बिट्स की अपनी अपनी एनर्जी के लेवल को हम लोग एनर्जी का लेवल कहते हैं उस ऑर्बिट का। एंड दिस इज़ पॉसिबल फॉर आइसोलेटेड एटम्स, क्योंकि आइसोलेटेड एटम्स में ढेर सारे जो एटम्स हैं इर्द गिर्द से उनकी ओवरलैपिंग नहीं हुई। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो हमारे पास इस आर्टिकल में आती है, दैट इज़ सब एनर्जी लेवल्स। कि सब एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं। अब ये याद रखें बच्चों, जब आप एनर्जी लेवल की बात करते हैं तो इसका मतलब है आप एक एटम के अंदर की बात कर रहे हैं, एक सिंगल आइसोलेटेड एटम है। जब सब एनर्जी लेवल्स आ जाते हैं तो इसके लिए ढेर सारे एटम्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। ढेर सारे एटम जब मिलकर सॉलिड बना रहे होते हैं तो बेसिकली वो ओवरलैप कर रहे होते हैं, एक दूसरे के इर्द गिर्द जो है वो मौजूद होते हैं। तो तब जो है सब एनर्जी लेवल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अराइज होता है। तो सब एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, लेट्स डिस्कस देम। द एनर्जी लेवल्स having slightly different values of energy due to the influence of different neighboring atoms on each other are called sub energy levels। यानी कि ढेर सारे जो एटम्स हैं जब वो एक दूसरे के नेबर्स में आते हैं और वो मिलकर एक सॉलिड बनाने की कोशिश करते हैं तो वो सारे के सारे एटम्स जब इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को तो उनके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो आपस में ओवरलैप होते हैं। तो हर एक एटम के पहले पहले जो एनर्जी लेवल है, यानी कि पहला पहला जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी हो सकता है स्लाइटली डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल गौर से सुनिएगा, एक एटम के पहले ऑर्बिट की मैं कहती हूँ कि जो एनर्जी लेवल है दैट इज़ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। हो सकता है कि जो दूसरा एटम है उसके पहले ऑर्बिट का एनर्जी लेवल हो 13.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। हो सकता है उसके नेबर में जो तीसरा या चौथा या पांचवा जो भी एटम है जो उसको ओवरलैप कर रहा है उसके पहले ऑर्बिट की एनर्जी 13.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हो या 13.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हो। तो ये सारे के सारे जो एटम्स हैं ये जब आपस में ओवरलैप करते हैं, जब एक दूसरे के नेबर्स में आते हैं टू फॉर्म अ सॉलिड, तो इनके पहले पहले जो ऑर्बिट्स होते हैं ये ओवरलैप करेंगे। जब ये पहले पहले ऑर्बिट्स ओवरलैप करेंगे तो इन पहले ऑर्बिट्स की जो एनर्जी लेवल्स हैं वो सारे के सारे जो है ना वो स्टेट्स की फॉर्म में आ जाएंगे। तो हम उन एनर्जी की जो स्टेट्स हैं उनको हम लोग सब एनर्जी लेवल्स कहते हैं। तो द एनर्जी लेवल्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट वैल्यूज़, यानी कि ये वो एनर्जी के लेवल्स होते हैं जिनमें एनर्जी की वैल्यूज़ जो हैं वो स्लाइटली डिफरेंट होती हैं, थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। यानी कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, जैसा कि 13.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, जैसा कि 13.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और ये कब होती हैं? ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट नेबरिंग एटम्स। ये बहुत सारे जो
एटम्स जब नेबर में आते हैं तो उनके इन्फ्लुएंस की वजह से आते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सब एनर्जी लेवल्स कहते हैं। होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस। अगर नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट करें, जो है मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर इसको समझाने की दोबारा कोशिश करूँगी। नेक्स्ट इज़ एनर्जी बैंड्स। अब एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं? तो एनर्जी बैंड्स तब बनते हैं जब ढेर सारे सब एनर्जी लेवल्स मिल जाते हैं। ये एक दूसरे के साथ इतना क्लोज होते हैं कि हमें लगता है कि इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो ख़त्म हो रही है, यानी कि आपको दो जो है लिमिट्स मिल जाती हैं, एक लोअर लिमिट मिल जाती है और एक अपर लिमिट मिल जाती है। अ ग्रुप ऑफ सब एनर्जी लेवल्स का एक ग्रुप है विच आर सो क्लोज, जो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, एंड अपीयर टू बी कॉन्टीन्यूस, और वो आपको कॉन्टीन्यूस अपीयर होते हुए महसूस होते हैं, यानी कि आपको नहीं लगता कि उनमें कोई गैप है। जैसे कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब हैं जो उनके अलग-अलग एटम के पहले ऑर्बिट के एनर्जी लेवल्स, लेकिन जब ये आपस में ओवरलैप कर सॉलिड बना देते हैं तो आपको नहीं लगता कि ये अलग-अलग हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे ये कॉन्टीन्यूस हैं, बिकॉज दे आर सो क्लोज टू ईच अदर। तो हम फिर उसको क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि आपने केमिस्ट्री में जो है वो आप लोगों ने अपने बैंड्स पढ़े हुए हैं ना, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, कॉन्टीन्यूस बैंड्स भी होते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम भी होता है, तो दिस इज़ वेरी सिमिलर टू दैट। इसके बाद हमारे पास एक और डेफिनेशन आ जाती है जो कि समझने वाली है, फॉरबिडन एनर्जी गैप या स्टेट्स। अब फॉरबिडन एनर्जी के लिए आप बिल्कुल लेक्चर के स्टार्ट में जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो ऑर्बिट्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, परमिसिबल एंड फॉरबिडन। परमिसिबल ऑर्बिट्स के जो लेवल्स, जो एनर्जीज होती हैं, आप उसको एनर्जी बैंड्स कहते हैं, सब एनर्जी लेवल्स कहते हैं या एनर्जी लेवल्स कहते हैं। लेकिन जो फॉरबिडन जो ऑर्बिट्स हैं उनकी जो एनर्जी लेवल्स होते हैं हम उनको फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स या फॉरबिडन एनर्जी गैप्स कहते हैं। तो हम अब इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स बिटवीन टू कंसेक्टिव परमिसिबल एनर्जी बैंड्स विच कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। कहते हैं कि दो कंसेक्टिव परमिसिबल एनर्जी बैंड्स के दरमियान में ढेर सारे एनर्जी के स्टेट्स होते हैं, मगर इनमें इलेक्ट्रॉन्स को इजाज़त नहीं होती कि वो मूव कर सकें या इलेक्ट्रॉन्स इनको ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। दीज आर कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स। इनको हम लोग फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स कहते हैं। अब द गैप कंसिस्टिंग ऑफ फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप, यानी कि फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स अब सारी की सारी इकट्ठी हो जाती हैं। जब एक सॉलिड बनता है तो सॉलिड बनाने के लिए जब ढेर सारे एटम्स आपस में ओवरलैप होते हैं तो सिर्फ उनके परमिसिबल ऑर्बिट्स ही ओवरलैप नहीं होते, बल्कि उनके जो फॉरबिडन एनर्जी लेवल्स हैं वो भी आपस में ओवरलैप होते हैं। तो वो जो फॉरबिडन एनर्जी लेवल्स की ओवरलैपिंग की वजह से आपको एक कॉन्टीन्यूस जो है वो बैंड सा नज़र आता है, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये जो लेक्चर है ये अभी कॉन्टीन्यूड है, ये इसका हाफ हिस्सा था एनर्जी बैंड थ्योरी का। इसका जो हाफ पोर्शन है इंशाल्लाह हम वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आप इनको अच्छे से जो है तैयार करें, अच्छे से समझने की कोशिश करें, ताकि जो मेन पार्ट है इस लेक्चर का वो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो सके।